Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने +2 बिजनेस स्टडी में अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस यूनिट नंबर 4 प्लानिंग का शुरू किया हुआ है। इससे पहले इस लास्ट वीडियो ऑडियो वीडियो नंबर 1 इन द यूनिट 4 प्लानिंग मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपके साथ प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की डेफिनेशन और प्लानिंग की फीचर्स को डिस्कस किया था। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी और समझ में भी आप सबको आ चुकी होगी। राइट नाउ टुडे आज हम इसी के ऊपर दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्लानिंग की इम्पोर्टेंस या आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हो। अगर पेपर में एडवांटेज पूछा जाए तब भी सेम आंसर होगा और अगर इम्पोर्टेंस पूछी जाए तब भी सेम आंसर ही होगा कि आज की वीडियो में हम लोग प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और प्लानिंग की एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। नियर बाय जो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और एडवांटेज है वो हमारे पास हैं नियर बाय 6 इम्पोर्टेंस और यू कैन से द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग आर देयर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको अच्छे से ये समझ में आ भी जाएंगे। सो द फॉलोइंग फैक्ट शो द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ द प्लानिंग फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये जो पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने का फ़ायदा मिलेगा या प्लानिंग करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। Under the process of planning, the objective of organizations are defined in simple and very clear words. So the obvious outcomes of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused towards a particular end. In this way, planning has an important role in the attainment of objective of the organization. देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है और हमारे सभी एम्प्लॉय को इतनी ये सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और इन सभी एक्टिविटीज़ को करके हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट इसी के साथ साथ प्लानिंग के अंदर हर एम्प्लॉय की अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी बता दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये एक्टिविटी करनी है, दूसरे एम्प्लॉय को ये एक्टिविटी करनी है, तीसरे एम्प्लॉय को ये एक्टिविटी करनी है। इससे क्या हो रहा है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी एक्टिविटीज़ का पता है। तो प्लानिंग से क्या फ़ायदा हुआ कि प्लानिंग ने हर व्यक्ति को, जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। और प्लानिंग किसके लिए की जा रही है, फ्यूचर के लिए की जा रही है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जा रही है और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो प्लानिंग के अंदर हम पहले ही फ्यूचर में होने वाली चेंजेस को एंटिसिपेट कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेते हैं। तो मिंटू से जो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान किया जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो अनसर्टेनिटी हैं, उनसे जो रिस्क अराइज होने वाले हैं, उनसे जो खतरा अराइज होने वाला है, उनसे जो लॉस अराइज होने वाला है, उन सबको पहले ही रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि वेस्ट पॉइंट का इसका मीनिंग क्या है, हेडिंग का मीनिंग क्या है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग की हेल्प से जितनी हमारी कंपनी के अंदर जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटी हमने करनी है, उसमें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं हम उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ओवरलैपिंग से मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी एक से ज़्यादा बार नहीं करी जाती, वो क्या होती है, उनको रोक लिया जाता है कि एक एक्टिविटी एक बार ही होगी और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्टिविटी मिस हो जाए, मिस भी नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। Under planning, future activities are planned in order to achieve objectives. So consequently, the problems of when, where, what and why are almost decided. कि प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसने करना है, ये सब एडवांस में डिसाइड हो गया। जब ये सब एडवांस में डिसाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सभी एक्टिविटीज़ डिसाइड होगी, किसने कौन सी एक्टिविटी करनी है वो डिसाइड होगी। तो सभी के बीच में क्या कर
कर दिया जाता है सभी व्यक्तियों के बीच में और सभी एक्टिविटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जिससे कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग से की सहायता से क्या होते हैं, नए नए आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। इनफैक्ट इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द मैनी अवेलेबल। जितने हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं उन सब में से हम किसी बेस्ट को ही डिसाइड करते हैं। सो ऑल दिस अल्टरनेटिव डो नॉट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड। जितने भी आइडिया हैं जिनमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट किया जा रहा है, वो सभी आइडिया कोई मैनेजर के दिमाग में अपने नहीं आते, वो उन सब आइडियाज़ को डिस्कवर करता है कि हमें एक काम करना है, उस काम को करने के कितने सारे तरीके हैं। फिर वो उन सभी तरीकों को एनालाइज करता है, फिर उन तरीकों की रैंकिंग करता है कि कौन सा मेथड हमारा पहला बढ़िया है या दूसरा कितना बढ़िया है, तीसरा कितना बढ़िया है। फिर उन सब में से सबसे बढ़िया को सिलेक्ट किया छांटा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि वो हमारी कंपनी को सूट करता है कि नहीं करता है, हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इन सभी मतलब इस सारी एक्टिविटी को अगर हम और गौर से देखें तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस को की तरफ इंडिकेट करती है कि बहुत बड़ा थिंकिंग प्रोसेस चलता है प्लानिंग के अंदर। और वो थिंकिंग प्रोसेस चलता है तो वो नए नए आइडियाज़ मैनेजर के दिमाग में लेके आता है कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो ये सारे किसकी वजह से पॉसिबल हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली ड्यू टू प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, अब मैंने आपको बताया कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जब भी हम कोई काम करने के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वे होते हैं, नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव वेज होते हैं काम को करने के लिए। हम उन सब में से किसी एक को बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उन सभी को अल्टरनेटिव को एनालाइज करते हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन करना है, वो क्या करना है, वो एक डिसीजन करना है कि हमने एक काम को इस तरीके से करना है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए जब भी किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश किया जाता है तो प्लानिंग के अंदर ही सभी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है कि हमने किस उद्देश्य से कंपनी स्थापित की है या किस उद्देश्य को लेकर हमने कंपनी शुरू की है और हमने क्या काम करना है। बट नेचुरल है, जब हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ भी डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। उस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड भी डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो उस एक्टिविटी को कितने टाइम के अंदर किया जाना चाहिए, उस एक्टिविटी की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। मतलब ये क्या, अगर एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है तो प्लानिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड डिसाइड होगी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी इतने टाइम के अंदर होनी चाहिए और इतनी कॉस्ट के अंदर वो हो जानी चाहिए। तो जब एक्चुअल कंडीशंस के अंदर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके काम को उस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो हमने टाइम डिसाइड किया था उतने टाइम के अंदर वो व्यक्ति काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो कॉस्ट हमने डिसाइड की थी कि उस कॉस्ट के अंदर ही उसने वो काम पूरा किया या नहीं किया है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए जा रहे हैं। और कंट्रोलिंग जब हम करेंगे, जब हम एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे और फिर एम्प्लॉय को कंट्रोल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि देखो हमने आपके काम को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया एंड देन वी कैन फाइंड आउट द डेविएशंस। तो यहाँ पे हमें हेल्प करती है, प्लानिंग हेल्प करती है कि अपने काम को प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमने काम करवाना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने काम को कंप्लीट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। ये नियर अबाउट 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स की हेडिंग्स आपने होपफुली क्या करनी, अच्छे से लर्न करनी है। एंड एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे एक ही अपील रहेगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए। उसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगी। और मेरी सारी वीडियो जितनी भी मैंने अपलोड करी हैं वो सारे की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और सभी के सभी वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम के अंदर, जब आपके एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, उस टाइम पर आपको हेल्पफुल भी रहेंगी। सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।